हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। सौर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी जीके जीएस की जो इंपॉर्टेंट 6000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये आर्मी अग्निवीर के जितने भी फॉर्मेट हैं उन सभी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, पीबी, जितने भी वनडे एग्जाम है जहां पे भी जीके जीएस पूछा जा रहा है उन सभी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, भारत की आजादी के दौरान डेक्कन इंडियन सोसाइटी नामक स्थान की स्थापना किसने की थी? ये संस्था, ये संगठन से संबंधित है। डेक्कन इंडियन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? यहां पे ऑप्शन में देख लें तो जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये किसने की थी? ये बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? डेक्कन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1884 में इसकी स्थापना पुणे में की गई थी। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अन्य संगठन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जिसकी बात कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने कहां पे हुई थी? लंदन में 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना दिल्ली में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा की गई थी। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केबी हेगड़ेवार के द्वारा 1925 में। इंडियन लीग की स्थापना एसएन बनर्जी के द्वारा कलकत्ता में। और अखिल भारतीय किसान सभा की 1936 में स्वामी सहजानंद के द्वारा स्थापना की गई थी। तो ये सारे के सारे संगठन इंपॉर्टेंट है, इनको पोस्ट करके देख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? जो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति है, निर्वाचन की प्रक्रिया है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? यहां पे ऑप्शन में देखें तो साउथ अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड और ब्रिटेन। तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान के स्रोत और उनके देश देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? तो समवर्ती सूची लिया है। प्रस्तावना की भाषा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कनाडा से हमने क्या लिया है? शक्तियों का विभाजन, संघात्मक शासन व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति। अमेरिका के संविधान से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार हमने कहां से लिया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन, सुप्रीम कोर्ट का गठन और अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद। ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन प्रणाली लिया है। एकल नागरिकता और कानून निर्माण प्रक्रिया हमने कहां से लिया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया है। दक्षिण अफ्रीका है, इसको ठीक कर लीजिएगा, अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन प्रणाली लिया। संविधान संशोधन प्रणाली कहां से लिया है? तो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने कहां से लिया है? तो ये आयरलैंड से लिया है। और सोवियत संघ से ये भी इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिया है? तो ये सोवियत संघ रूस से लिया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से किसे सर्वप्रथम नवाजा गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे नवाजा गया है? अभी जो वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 से शुरू हुआ था और सबसे पहले किसे दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, मेजर ध्यानचंद, विश्वनाथन आनंद, सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा। तो किसे दिया गया है? ये विश्वनाथन आनंद को दिया गया है। किसे दिया गया है? विश्वनाथन आनंद को दिया गया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में विश्वनाथन आनंद को दिया गया है। इसमें प्रदान किया जाता है तो एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए की नगद राशि इसमें प्रदान की जाती है। 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है? वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस फैक्ट को भी याद रखिए, निशानेबाज अभिनव बिंद्रा जो सबसे कम उम्र में, मात्र 18 साल की उम्र में इन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया था। जो सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं, क्या नाम है? निशानेबाज अभिनव बिंद्रा। कर्णम मलेश्वरी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी, पहली महिला थी। तो वो कौन है? कर्णम मलेश्वरी। और इस साल का जो 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया है? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। इन दोनों नाम को याद रखिए, चूंकि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है तो इसको भी पूछा जा सकता है। और ये किससे संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट को याद रखिए। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने और कब लिखी थी?
कौन सी पुस्तक है? पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह पुस्तक कब और किसने लिखी थी? यहाँ पे ऑप्शन में देखें, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी। 1901 में ये मुद्रा का निर्गमन से संबंधित था और उस समय भारत की दयनीय स्थिति को इस पुस्तक में प्रकाशित किया गया था। उसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये भी देख लीजिए। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी लिखी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक कौन थी? सत्यार्थ प्रकाश। बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया। अरविंद घोष वंदे मातरम। महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया हरिजन इंडियन ओपिनियन। देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा इंडियन मिरर। जेम्स हिक की बंगाल गजट और राजेंद्र प्रसाद द्वारा चंपारण एंड चंपारण इंडिया डिवाइडेड। ये सभी की सभी पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, उनके लेखक इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय अनुसंधान इसरो की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी इसरो की स्थापना? तो यहां पे ऑप्शन में देखें 62, 65, 69, 72। तो कब हुई थी? ये 15 अगस्त 1962 में हुई थी। इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना जो हुई थी 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां है? तो बेंगलोर में है। और इसरो द्वारा जो पहला उपग्रह छोड़ा गया था, तो ये आर्यभट्ट छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। ये भी इंपॉर्टेंट है। सोवियत संघ रूस की मदद से छोड़ा गया था। इसरो द्वारा मानक युक्त गगनयान मिशन है तो एक अर्ध मानवीय महिला रॉबोट व्योम मित्र को लॉन्च किया गया है, तो ये भी याद रखिए। महिला रॉबोट कौन है? व्योम मित्र है। 14 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV के जरिए 104 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च करके विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित किया था। उसके अलावा अभी वर्तमान में भारत का चंद्रयान मिशन सक्सेस हुआ है। चंद्रयान प्रथम 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया था PSLV एक्सेल C11 के द्वारा। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को GSLV मार्क 3 के द्वारा। और चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को LMV3M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये सारी डेटों को याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। चैत्य भूमि का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट है। चैत्य भूमि का संबंध किससे है? किस व्यक्तित्व की समाधि से है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, भीमराव अंबेडकर। तो किससे है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से है चैत्य भूमि का संबंध। जवाहरलाल नेहरू का संबंध किससे है? शांतिवन, इसको भी याद रखिए। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। चौधरी चरण सिंह किसान घाट। तो इन सभी तत्वों को याद रखिए। इसके अलावा जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके समाधि स्थल को देख लेते हैं। राजघाट किसकी समाधि स्थल को बोला जाता है? महात्मा गांधी के। शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। वीरभूमि राजीव गांधी। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। समता स्थल बाबू जगजीवन राम। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी। और अभय घाट मोरारजी देसाई। इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए। इकोनॉमिक टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन निम्न में से किस स्थान पर किया जाता है? इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है। तो इकोनॉमिक्स टाइम्स कहां से प्रकाशित होता है? तो ये मुंबई और दिल्ली से प्रकाशित होता है। कहां से प्रकाशित होता है? मुंबई और दिल्ली से। ये प्रमुख समाचार पत्र दिए गए हैं, उनको देख लीजिए। इकोनॉमिक टाइम्स मुंबई दिल्ली से। हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली और पटना से। द हिंदू कहां से? तो बेंगलोर, चेन्नई और कोयम्बटूर से प्रकाशित होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद से। और द इंडियन एक्सप्रेस कहां से? तो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई से प्रकाशित होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये गंगा नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। इनकी संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? ये मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जब मिल के आगे बढ़ती हैं तो इनको किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य नदियों के संगम स्थल हैं, तो इनको पोस्ट करके देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? यहां पे पूछा गया पानीपत का प्रथम युद्ध। यहां पे ऑप्शन में देखें तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, इनके बीच में दो युद्ध लड़े गए हैं। पहला युद्ध लड़ा गया है तराइन का प्रथम युद्ध, दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध। तो पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय होती है। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य ये कौन सा
पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न पूछा गया है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1556 में लड़ा गया था। किसके किसके मध्य? अकबर और हेमू के मध्य। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, ये किसके मध्य लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य 1761 में। तीनों युद्ध याद रखिए। प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के मध्य, और तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य कब लड़ा गया था? 1761 में। तो तीनों भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। इसके अलावा कुछ अंतरराष्ट्रीय दिवस और भी हैं। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो प्रश्न पूछा गया है 21 जून को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ये कब मनाया गया है? 10 दिसंबर को। ये सारे इंपॉर्टेंट है। गेट का तात्पर्य क्या है? गेट का क्या फुल फॉर्म है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें तो जनरल एसोसिएशन फॉर ट्रेड एंड ट्रैफिक, गवर्नमेंट एसोसिएशन फॉर ट्रेड एंड ट्रैफिक, जिनेवा एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, और जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो जो गेट का फुल फॉर्म है ये क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इसके अलावा गेट के विषय में समझ लेते हैं। गेट एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार को सुगम बनाने के लिए क्या करता है? नियम बनाता है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, 1 जनवरी 1948 को हुई थी। और 1995 में गेट का नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है? विश्व व्यापार संगठन WTO कर दिया गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भारत में इसका मुख्यालय ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट में है। और एक फैक्ट इसमें और याद रखिए, 1947 में जिनेवा में गेट नामक समझौते में 23 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तब से एक वैधानिक समझौता माना जाता है। किस तरह से इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? यहां पे पूछा गया है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पे स्थित है? तो ये कहां पे स्थित है? वियना ऑस्ट्रेलिया, ब्रुसेल्स बेल्जियम, ढाका बांग्लादेश और मनीला फिलीपींस। तो ये कहां पे स्थित है? ये मनीला फिलीपींस में स्थित है। कहां पे? मनीला फिलीपींस में। इसकी डिटेल देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पे? मनीला फिलीपींस में। इसके अलावा एशियन दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र का सहयोग संगठन है आसियान 1967 में। इसका मुख्यालय कहां है? तो जकार्ता इंडोनेशिया। राष्ट्रमंडल कहां है? 1931 में इसकी स्थापना हुई थी, लंदन ब्रिटेन में। यूरोपियन यूनियन 1991 में, ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है इसका मुख्यालय। G8 1975 में, न्यूयॉर्क अमेरिका में। और ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। और मुख्यालय कहां है? तो वियना ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इनको भी याद रखिए। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये किसे प्रदान किया गया था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रदान किया गया था। पहला पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 में। पूरी डिटेल लिस्ट है यहाँ पे। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दिया गया था। उसके बाद CB रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में, हरिगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को शांति में 1979 को, S चंद्रशेखर भौतिकी को 1983 में, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में 1998 में, ये पिछली बार प्रश्न पूछा गया है, V रामाकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में 2009 में, कैलाश सत्यार्थी को शांति में 2014 में, और अभी लेटेस्ट में जो है वो अभिजीत बनर्जी को दिया गया है अर्थशास्त्र में 2019 में। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पूरी लिस्ट को देख लीजिए। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें, कावेरी नदी, शरावती नदी, स्वर्णरेखा नदी, बीहड़ नदी। तो किस नदी पर? ये स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? स्वर्णरेखा नदी पर, और ये झारखंड में स्थित है। तो इसको भी याद रखिए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात को देख लेते हैं। हुंडरू स्वर्णरेखा झारखंड में है। कावेरी नदी पे बना हुआ क्या है? शिव समुद्रम, ये कर्नाटक में है।
शरावती नदी पर गरसुप्पा जोग, ये कर्नाटक में है। बीहड़ नदी पे बना हुआ चचाई चूलिया जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। महाना नदी पर केवटी मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी पर कपिल धारा धुआंधार, ये मध्य प्रदेश में है। चित्रकूट इंद्रावती नदी पर बना हुआ है, ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। दूध सागर मांडवी नदी पर है, ये गोवा में है। और सहस्त्रधारा कालीगढ़ उत्तराखंड में है। तो ये सारे जलप्रपात है प्रमुख, इनको देख लीजिए। ग्रीनविच मेरिडियन समय की तुलना भारतीय मानक समय में है। ग्रीनविच मेरिडियन समय की तुलना में भारत का समय क्या है? तो ग्रीनविच मेरिडियन समय से भारत 5.5 घंटे आगे है। कितना है? 5.5 घंटे, ये क्या है? आगे है। जब ग्रीनविच में 12 बजे होते हैं तो भारत में कितना बज रहा होता है उस समय? 5.5 बज रहा होता है। तो ये कितना है? 5.5 घंटे आगे है। ये लंदन का एक शहर है ग्रीनविच, वहां से मानक समय लिया गया है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय लिया गया है, और भारत का समय इससे 5.5 घंटे आगे है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहां पे पूछा गया है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अनामलाई, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, डोडा बेट्टा। तो इसमें से कौन सी है? अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित कौन सी है? अनाईमुड़ी है, इंपॉर्टेंट है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर, मतलब लगभग 8842 फीट की ऊंचाई है। ये केरल के उडुक्की जिले में है। इसके अलावा इसमें एक फैक्ट और याद रखिए, इसे भारत का हिमालय या भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का हिमालय किसे कहा जाता है? तो ये अनाईमुड़ी पहाड़ी को ही कहा जाता है। दक्षिण भारत का हिमालय या दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी अनाईमुड़ी को कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारे साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं, इनको देख लेते हैं। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? किस यंत्र के द्वारा दूध के घनत्व को मापा जाता है? यहां पे देखें, बोल्ट मीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर। तो दूध के घनत्व को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो ये लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपकरण और मापक देख लेते हैं। हाइड्रोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं? तो तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व। हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मापने में वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने में ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई नापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता। भूकंप की तीव्रता इंपॉर्टेंट है, सिस्मोग्राफ के द्वारा हवा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। समुद्र की गहराई मापी जाती है फायदोमीटर के द्वारा। और हृदय की गति का मापन जो किया जाता है वो कार्डियोग्राम के द्वारा किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण उपकरण है और उनके विभिन्न मापक हैं, तो इसको भी ध्यान रखिए, तैयार कर लीजिए। रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी ये आंख से संबंधित बीमारी है, किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, विटामिन ए, बी, सी, डी। तो किस विटामिन के कारण होता है? किस विटामिन की कमी से? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। यहां पे विभिन्न विटामिनों के वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी और वृद्धि का रुकना होता है। विटामिन सी स्कारबिक अम्ल, मसूड़े फूलना, स्कर्वी, अस्थियां कमजोर होना, ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से इंपॉर्टेंट है, रिकेटस रोग होता है, दांतों के रोग होते हैं। विटामिन ई, टोकोफेरॉल, ये जनन शक्ति का कम होना। विटामिन के फिलोक्विनोन है, इसमें रुधिर स्राव का होना और ऐठन की बीमारी होती है। तो इस तरह से इनके कमी से संबंधित बीमारियों को भी देख लीजिए विटामिनों के। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? यहां पे पूछा गया है सबसे छोटी हड्डी मनुष्य के शरीर की कौन सी होती है? तो फीमर, स्टेपीज, रेडियस, टीबिया। तो कौन सी होती है? तो ये आंख में पाई जाती है स्टेपीज। ये स्टेपीज है जो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और ये कान में पाई जाती है। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो ये जांघ में पाई जाती है फीमर। इसको भी याद रखिए, सबसे बड़ी हड्डी यदि पूछा जाता है तो फीमर है और सबसे छोटी हड्डी पूछा जाता है तो स्टेपीज है। इसके अलावा मानव शरीर से संबंधित कुछ तथ्यों को भी देख लीजिए। अस्थियों की संख्या मानव शरीर में कितनी है? तो 206 है। सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो स्टेपीज, कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी फीमर जंघा है।
सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो ये दांत का इनेमल होता है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। शरीर का सामान्य ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों में याद रखिए। फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड में। शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये थायराइड है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन है, तो इसको भी याद रखिए। पोलियो के वैक्सीन की खोज किसने की थी? पोलियो के वैक्सीन की खोज किसने की थी? पोलियो के वैक्सीन की खोज की थी जॉन ई साल्क ने। किसने की थी? जॉन ई साल्क द्वारा पोलियो के वैक्सीन की खोज की गई थी, तो इसको भी याद रखिए। इसके अलावा कुछ अन्य आविष्कार देख लीजिए। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक सेंगर ने की थी। रुधिर परिसंचरण विलियम हार्वे द्वारा। विटामिन कासिमिर फंक द्वारा। मलेरिया परजीव रोनाल्ड रास द्वारा। टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच द्वारा। और डीएनए जेम्स वाटसन और क्रिक द्वारा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। टाइफाइड से मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? टाइफाइड से हालांकि कई अंग प्रभावित होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यहां पे देखें, किडनी, फेफड़े, हार्ट, इंटेस्टाइन। तो टाइफाइड से जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो क्या प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होती है, इंटेस्टाइन। टाइफाइड एक जीवाणु संक्रमण रोग है। इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? आंख है। और ये किस जीवाणु से होता है? तो साल्मोनेला टाइफी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखें, ये भी पूछा जा सकता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड नामक रोग होता है। इसमें जो लक्षण है, तेज बुखार आता है, सिर दर्द करता है। अन्य जो विभिन्न जीवाणु जनित रोग हैं, फेफड़े के क्षय रोग, माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया इत्यादि क्या है? ये जीवाणु जनित रोग है, तो इनको भी याद रखिए। इनमें से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? यहां पे पूछा गया है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन में देखें, लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो ये माइक्रोफोन करता है। उसके अलावा विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और डायनेमो क्या करता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसकी कुछ डिटेल देख लेते हैं। डायनेमो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत बल्ब क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से इन सारे को देख लीजिए, उपकरण और ऊर्जा में रूपांतरण। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो कृत्रिम उपग्रह, जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं मानवमेड, उनका जो मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो यहां पे थर्मोपोल, सोलर सेल, डायनेमो, लघु नाभिकीय रिएक्टर। तो कौन सा होता है? ये सोलर सेल होता है। जो कृत्रिम उपग्रह होता है, उनका जो मुख्य स्रोत होता है विद्युत का, वो क्या होता है? सोलर सेल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर द्वारा क्या मापा जाता है? तो ये यहां पे देखें, वोल्टेज, प्रतिरोध, पावर, विद्युत करंट। तो क्या मापा जाता है इसमें? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर द्वारा मापा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियां, उनके मात्रक देख लेते हैं। बल के मापने की इकाई क्या है? तो न्यूटन और डाइन। कार्य और ऊर्जा, जूल, अर्ग। भूकंपीय तीव्रता किससे नापा जाता है? तो रिएक्टर से। प्रेरकत्व, हेनरी। ऊष्मा, जूल और कैलोरी से। चुंबकीय प्रेरण को टेस्ला से। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम से। प्रतिरोध को ओम से मापा जाता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखिए। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है? तो यह नियम जो होता है ओम का नियम कहलाता है।
किसका नियम कहलाता है? ओम का नियम क्या कहलाता है? एक नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये कौन सा नियम है? ओम का नियम है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। ओम का नियम क्या कहता है? किसी चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यहां पे पूछा गया है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो उस कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे धोने के सोडे को क्या बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। रासायनिक सूत्र का है Na2CO3। खाने का सोडा क्या कहलाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, जिस प्रश्न पूछा गया है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaClO। विनेगर को एसेटिकम, CH3CO2H बोला जाता है। तो इन सारे सामान्य नाम और उनके रासायनिक नाम भी इनको याद रखिए। निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? यहां पे ऑप्शन में देखें तो दही का खट्टा होना, फलों का पकना, लोहे में जंग लगना, उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा है? तो इसमें से ये तीनों हैं रासायनिक परिवर्तन। दही का खट्टा होना, फलों का पकना, लोहे में जंग लगना, ये तीनों के तीनों क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। गैस्ट्रिक जूस में अम्ल होते हैं। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल होता है? यहां पे ऑप्शन में देखें एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और फास्फोरिक एसिड। तो गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक। यहाँ पे कुछ और प्राकृतिक रूप से प्राप्त अम्ल देख लेते हैं। तो नारंगी और नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है, पूछा गया है। सेब में कौन सा होता है? तो मैलिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। सिरका में कौन सा होता है? तो एसेटिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। चींटियों का डंक, ये पूछा गया है, चींटियों के डंक में कौन सा होता है? तो फार्मिक अम्ल। और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है? जो प्रकाश की गति होती है वो माध्यम पर डिपेंड करती है। सबसे ज्यादा जो प्रकाश की गति होती है वो किसमें होती है? निर्वात में होती है। निर्वात में सबसे ज्यादा गति होती है। उसके बाद वायु में, उसके बाद जल में और उसके बाद ठोस में। तो निर्वात प्रकाश की गति का यदि अधिकतम पूछे तो क्या हो जाएगा? निर्वात हो जाएगा। और न्यूनतम पूछा है तो ठोस हो जाएगा। यहां पे देखें तो ठोस कौन सा है? कांच में। तो प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? तो ये कांच के बीच जाते हुए न्यूनतम होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यहां पे देखें चैडविक ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की। चैडविक के द्वारा किसकी खोज हुई थी? इलेक्ट्रॉन की। रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन। जे थॉमसन के द्वारा किसकी खोज हुई थी? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा हुई थी? जे थॉमसन के द्वारा। तो ये तीनों वेक्टर याद रखिए। चैडविक के द्वारा इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन और जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है? किसका पीएच मान 7 होता है? 7 जिसका भी पीएच मान होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो किसका पीएच मान 7 होता है? तो ये होता है शुद्ध जल का। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता, सुचालकता, ध्वनिकता, आघातवर्धनीयता, ये सभी के सभी धातुओं के गुण होते हैं। तो धातुओं के जो पतले तार को खींचने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। तन्यता क्या कहलाता है? धातुओं को यदि हम खींचते हैं तो टूटने के बजाय पतला होकर खिंचता जाता है, और यही क्षमता क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। सबसे ज्यादा जो तन्य धातु होती है वो सोना होती है। सोने, 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर की लंबी तार बनाई जा सकती है। इसीलिए आभूषणों में सबसे ज्यादा सोने का प्रयोग होता है, पतली तार खिंचाई में। यहां पे पूछा गया है तारों को खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ये तन्यता कहते हैं। इस तरह से आज के हमारे 15 जीके और 15 साइंस के क्वेश्चन पूरे हुए। इसी तरह के प्रश्नों के साथ हम फिर आएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
धन्यवाद, थैंक यू।